वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवास साथी, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनको कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो हम बार बार क्यों दोहराते हैं शायर को, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि सच्चे इंसान ही सच बोल सकते हैं, जिंदे इंसान ही सच बोल सकते हैं। इसलिए हम इसको बार बार दोहराते हैं, क्योंकि बार बार दोहराने से इंसान के दिमाग में बैठेगी बात, तभी दिन की तब्दीली आएगी। तो आज हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी को क्या दिया, या उनका क्या एहसान है ओबीसी के ऊपर, या क्या परोपकार है ओबीसी के ऊपर। तो इस विषय पर बात रखेंगे हम। इस विषय पर मेरे ख्याल से कोई विश्व का टीवी चैनल, कोई ऑडियो वीडियो इस तरह का कोई नहीं मिलेगा आपको जो बाबा साहब के इस बारे में, इस टॉपिक पर बात किया हो किसी ने। तो आज हमारे साथ में ओबीसी से एडवोकेट संतोष साहू जुड़े हैं। तो जैसे बोला, इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे स्टार्ट। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, धन्यवाद जी, आपने इस टॉपिक को हमें दिया, इसके लिए भी धन्यवाद आपका, कि आपने हमें इसका बोध कराया भाई ऐसा भी है। ओबीसी के ऊपर एहसान क्या क्या किया बाबा साहब ने। तो पहले बाबा साहब की नजरों में ओबीसी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। जी। आज 16 अगस्त 2023 के इस अवसर पे मैं वॉइस ऑफ मानवता और वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वॉइस ऑफ मानवता महामानव भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत में ओबीसी वर्ग के लिए जो उन्होंने किया है, ओबीसी वर्ग के लिए सोचा है, इस विषय को ही आपने चर्चा बनाया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और बाबा साहब का जो उपकार है वो कुछ शब्दों में, कुछ मिनट, कुछ घंटे में नहीं उसका चर्चा किया जा सकता। पर एक बात कहना चाहता हूं कि आज मैं गर्व से भारत के अंदर मैं ओबीसी हूं, अन्य पिछड़ा वर्ग हूं, अदर बैकवर्ड क्लास हूं। ये जो मैं बोल पा रहा हूं, ये शब्द ही महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया हुआ शब्द है। अदर बैकवर्ड कास्ट, वो जो शब्द प्रयोग किए थे, हालांकि कास्ट को बाद में हटाकर क्लास कर दिया गया, और क्लास के कारण भारत में जो ओबीसी की लिस्ट में जो जातियां हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है, किसके लिए बोल रहे हैं। क्योंकि क्लास और कास्ट में बहुत फर्क है। कास्ट होता तो कास्ट के लिस्ट के आधार पे लोगों को जानकारी हो जाती हर राज्य में और राष्ट्रीय लेवल पे कि ओबीसी में, ओबीसी की सूची में कौन कौन से कास्ट आते हैं। पर क्लास एक समूह है, तो किन लोगों का समूह है, वो कितने लोग हैं, कहाँ हैं, उनका जीवन शैली क्या है, तो ऐसा होता। पर बाबा साहब के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसमें बहुत बड़ा बात छुपा हुआ है। बाबा साहब ये शब्द प्रयोग किस संदर्भ में किए? बाबा साहब ने देखा भारत में कि जो अछूत बने हुए हैं, उनका जो सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है वो, या जो जंगलों में है अनुसूचित जनजाति, उनका सामाजिक स्थिति, उनका शैक्षणिक स्थिति क्या है, ऐसा ही भारत में एक बहुत बड़ा संख्या रखने वाला वर्ग है। और वो कौन है? तो इस संदर्भ में बाबा साहब ने शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की ही तरह एक बहुत बड़ी संख्या रखने वाला वर्ग भारत में है। इसके लिए तो मैं महामानव भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब को मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उनके किए कार्यों की वजह से आज ये दिन हम लोगों को आया है। हमारे संवैधानिक अधिकार हमें इस रूप में कम ज्यादा देश के अंदर मिल रहे हैं, इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहब को है। जी जी जी। जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता किसी जो SC ST OBC के, जो SC के लोग हैं, जिनमें जिस समूह से बाबा साहब आते थे, जिस कैटेगरी से आते थे, उनको भी इस बारे में जानकारी है कि बाबा साहब ने ओबीसी को क्या दिया। थोड़ा इसके बारे में अगर बताना चाहें, बता सकते हैं जी। जी, भारत में 5 वर्ग संवैधानिक रूप से स्थापित हुआ: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक।
जी अभी भी भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को ये भली भांति बोध जिस पैमाने में होना था नहीं हो सका, और ओबीसी को तो बहुत कम ही इसकी जानकारी हो पाई कि हम ओबीसी के लिए बाबा साहब ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब का ही ये शब्द दिया हुआ है। आज पूरे देश में जो संवैधानिक हक की लड़ाई जिस दायरे में जिस तेजी से चल रहा है, उसका श्रेय बाबा साहब को है। अब बाबा साहब ने ओबीसी को संविधान सभा के अंदर जी जो अलग से चुनकर गए थे, जिनको कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया था, जी वो 3 लोग चुनकर गए थे, उनको बाबा साहब ने समझाया कि संविधान सभा चल रहा है, देश में आने वाले समय में संविधान तैयार होगा और संविधान से देश चलेगा, इसमें सबके हक अधिकार निहित किए जा रहे हैं, तो आप संविधान सभा में क्यों नहीं बोलते। उनको बाबा साहब ने वो 3 जो 2 महाराष्ट्र से थे, 1 पंजाब से थे, उनको चाय पे अपने निवास बुलाए और वहां पे उनको वार्तालाप हुआ कि आप संविधान सभा में कुछ बोलते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब हम क्या बोले, हमारा कौन सुनेगा। बाबा साहब ने कहा कि यही बात को बोलो कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, इनके लिए निश्चित अधिकार कोई देने को तैयार नहीं, यही बात बोलो। ये बाबा साहब का दूरदर्शिता था। बाबा साहब की इस बात को उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन लोगों को जब पता चला, बाबा साहब को तो संविधान सभा के अंदर उस समय के जो लोग थे, बहुमत कांग्रेस की थी उस समय, उसको जो लीड करने वाले लोग थे, वो तो बाबा साहब को चारों तरफ से घेराबंदी मानसिक रूप से करने में लगे हुए थे कि जो ड्राफ्ट आप तैयार करेंगे उसको सबसे पहले माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आप दिखाएंगे, उनकी सहमति होगी, फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को आप दिखाएंगे, उनकी सहमति होगी, फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाएंगे। जब ये तीनों विभूति आज के उस समय के अगुए वो जब सहमति देंगे, तब ये संविधान सभा के पटल पे रखा जाएगा और उस पे बहस होगी और वो भारत के आर्टिकल या अनुच्छेद का रूप लेगा। ये बंदिशें थी। बाबा साहब ने भारत में ओबीसी के लिए बहुत बड़ा, उनके प्रयास से जब ये बात सामने आया तो बाबा साहब को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि मिस्टर अंबेडकर, हम तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ही पिछड़ा मानते हैं, ये आप और कौन से पिछड़े की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब को समझते देर नहीं लगा कि सरदार पटेल जी एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं कि ये ओबीसी कौन है। ये बात सच है कि जब तक किसी भी वर्ग का पहचान नहीं होगा, उसकी गिनती नहीं होगी, उसके आंकड़े नहीं आएंगे, तो उनको फिर देश के अंदर शिक्षा में, नौकरियों में, नौकरी के प्रमोशन में, या राजनीतिक भागीदारी, या उद्योग धंधों में भागीदारी, या भूमि के बंटवारे में हिस्सेदारी, जब आंकड़ा ही नहीं है, उसकी पहचान ही नहीं है, उसके बारे में कोई विचार ही नहीं है, तो उनको कैसे मिलेगा। ये बाबा साहब को समझते देर नहीं लगा। उन्होंने सरदार पटेल जी के संवैधानिक जो सवाल थे कि ये ओबीसी कौन है, तो बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 340 में प्रावधान कर दिए कि भारत में ये सच है कि अनुसूचित जाति की पहचान हो गई, उनकी संख्या के अनुपात में सेकेंड इंडिया एक्ट से उनको अधिकार बहाल हो गए। अनुसूचित जनजाति की पहचान हो गई, सेकेंड इंडिया एक्ट में उनको चुनाव और सुरक्षित क्षेत्र उनको मिल गए। लेकिन इन्हीं की तरह जीवन जीने वाले एक आधा से ज्यादा संख्या रखने वाला वर्ग है जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र था, शूद्रों में बाद में जातियां बना दी गई और जाति के रूप में वो हजारों जातियां हैं, हजारों के हजारों उपजातियां हैं, जिसको मंडल कमीशन आखिरी बार भारत का जो संवैधानिक आयोग बना, माननीय विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जी ने पूरे देश में दौरा करके ये पता लगाए कि भारत में 3743 जाति है जो अनुसूचित जाति की तरह, जनजाति की तरह ही सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पर ये कालांतर में वर्ण व्यवस्था में सछूत थे, छूने लायक जातियां थी। इनके उत्पादित वस्तुओं का मनु आदि व्यवस्था में जीने वाले लोग उपयोग करते हैं, उससे छुआछूत नहीं रखा जाता। जैसे हम तेली हैं तो तेली के तेल का अगर बहिष्कार करें तो उस समय तेल कौन बनाता? यादव हैं। दूध दही अपने हाथ से बना रहे हैं, कितना मुश्किल से पशु पालन कर रहे हैं,
कितने कष्ट सह के दूध दही मक्खन घी निकालने, अगर उसका बहिष्कार कर दिया जाए तो जंगलों में मनुवादी व्यवस्था के लोग, कितने लोग गाय बैल भैंस चराए हैं, कितना यातना उन्होंने झेली है। कुम्हार है जो अपने हाथ से घड़े बनाए, कैसे पकाए। ऐसे वैज्ञानिक सोच रखने वालों के उत्पादन का उपयोग करने के लिए ये उत्पादित जो वस्तु है उसको जो बनाने वाले लोग हैं उनको सछूत बना के रखा गया भारत में। भारत का ये पूरा इतिहास है। भारत में सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो वो इतिहास का घोटाला है, पैसे का घोटाला, जमीन जायदाद का घोटाला। आज नहीं कल उसकी भरपाई या सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब इतिहास में घोटाला होगा, इतिहास में मिलावट होगा तो सदियों बीत जाएंगे, आने वाले हजारों पीढ़ी गुमराह हो जाएंगे, सच को समझ नहीं पाएंगे और झूठा जो बाहर से आवरण बनाया जाएगा उसके वो षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे। तो बाबा साहब का ओबीसी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी जी जी, हमने इसमें देखा है इतिहास का घोटाला तो जो अपने पहली मैं कई बार सुना, आपके मुंह से सुना इतिहास का घोटाला हुआ। इतिहास का घोटाला मैंने सुना नहीं कभी किसी के मुंह से, लेकिन आप एक अजीब बात रखिए इतिहास का घोटाला। देखो इतिहास के घोटाले की बात रखें, इंदिरा गांधी ने 1984 में हमला करवाया दरबार साहब के ऊपर। इन्होंने हमला तो किया ही किया, लेकिन वहां पर जो दरबार साहब के अंदर लाइब्रेरी थी वहां पर बहुत सारे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप थे, बहुत सारे वहां पर मतलब जो पुरातन जो गुरु साहब के हाथों से लिखे हुए थे वो सब के सब उन्होंने अलग फूक दिए थे। तो ऐसे ही इन्होंने भी जो सुना जाता है कि 2000 पता नहीं इसमें 2 में यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, यहाँ पर क्या नाम इसमें बिहार में थी, पता नहीं 2002 की बात है, 2 साल पहली बात है। इन्होंने पूरी वहां पर मुसलमानों के जो ग्रंथ रखे थे उनको भी इन्होंने अगला फूक दिए। तो मतलब ये जो घोटाला करने वाले इतिहासक जो है ना, ये अभी जिंदा है यहाँ पर भारत में। तो ये इतिहास को इस करके मिटाना चाहते हैं ताकि उसको मतलब सही बात न पहुंचाए या सबूत जो है जो सही इतिहास होने पहुंच पाए। तो जैसे हमने ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी अगर बात रखें तो जैसे बाबा साहब ने के लिए मतलब कानून के अंदर हक रखा, मतलब जो बात रखी है, तो ओबीसी ने क्या उनसे मांग की थी या भाई हमें ये चीजें चाहिए, या बाबा साहब ने अपनी मर्जी से रखे? इसमें इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बाबा साहब को भारत के समाज रचना की भली भांति जानकारी थी। वो बहुत बड़े इतिहासकार थे, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, विश्व में उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बाबा साहब को भारतीय सामाजिक जो ताना बाना है, भारत में किन किन समयों में भारतीय जो नागरिक हैं वो किस किस सामाजिक व्यवस्था में उनका जीवन चला है, कैसी कैसी सामाजिक कानूनें थी या धार्मिक कानूनों के द्वारा इस देश को चलाया गया, वो बाबा साहब को भली भांति जानकारी थी। बाबा साहब के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि जब संविधान सभा चल रहा था, माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जैसे पिछड़े वर्ग के एक बड़े जानकार और वरिष्ठ नेता थे, वो बाबा साहब के संपर्क में रहे। उनके नेतृत्व में एक दिन सुबह सुबह बाबा साहब के दिल्ली आवास में एक टीम उनका गया, बाबा साहब के आवास पे। तो बाबा साहब को उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप ओबीसी के लिए क्या सोचते हैं, ओबीसी के लिए आप क्या कर पा रहे हैं और हम ओबीसी को कैसे अधिकार संविधान सभा में मिलेगा, ऐसे कुछ बातों को लेकर वो गए। बाबा साहब उस समय रात भर संविधान का ड्राफ्ट लिखकर सुबह सुबह वो ऐसे अपने आराम कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो सभी लोग वहां पहुंचे और बाबा साहब ने उन्हें कहा कि मैं आज रात को ओबीसी के बारे में जो सोचता हूं उसको इसमें लिखा हूं। और बाबा साहब ने कहा कि आप, मैं उनके पांव में दर्द होता था घुटने में, वो काठी लेकर टहलने गए और वो पेपर उनको दे दिए कि ये जो ड्राफ्ट है इसको आप पढ़ लें और जो भी सुधार करना है, जो और अतिरिक्त आप जोड़ सकते हैं इसमें आप करें। बाबा साहब टहलने चले गए, इधर माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जी और उनके टीम के लोग वो ड्राफ्ट को पढ़े। अब बाबा साहब जब टहल कर आए तो सबके आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा कि आप इतना ओबीसी के बारे में सोचते हैं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबके आंखों से आंसू बहने लगे कि आप ओबीसी के बारे में जो आप लिखे हैं, हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इसमें जोड़ने या इसमें कोई सुधार का तो हम, ये हमारे बस का रोग नहीं है, ये हमारे बूते की बात नहीं है। तो बाबा साहब ओबीसी के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा भी, कई मौके पे कहा कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो जो भी कर पाया, लेकिन इन्हीं की तरह एक बहुत बड़ा
आधे से ज्यादा संख्या रखने वाला वर्ग है, उसके लिए जो करना था वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे ऊपर संविधान सभा में बहुत सारी बंदिशें थी। लेकिन जो आर्टिकल 340 है, इसके ऊपर आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जब इसका अभ्यास वो करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि भारत में ओबीसी के लिए अब आगे क्या किया जा सकता है। और उन्होंने ये प्रावधान किया था, भारत में 2 तरह के आयोग हैं, एक तो प्रशासनिक आयोग है, दूसरा संवैधानिक आयोग है। 340 में जब भी आयोग बना, वो संवैधानिक आयोग था, उसके सिफारिश को भारत सरकार को मानना जरूरी है। आंशिक संशोधन वो कर भी सकते हैं, लेकिन संवैधानिक आयोग के द्वारा जो सिफारिश भारत सरकार को समय समय पे दिया गया, चाहे वो एंकर आयोग हो, चाहे काका साहब कालेलकर आयोग हो, काका साहब कालेलकर आयोग में 2218 जातियों का चिन्हांकित वो किए थे। पर दुर्भाग्य है कि संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही काका साहब कालेलकर से उसके विरोध में लिखवा लिए कि ये जो भी मुसीबत आज ओबीसी के अंदर है, इसके जिम्मेदार ही हैं, ये स्वयं शिक्षा से दूर हैं, और बहुत सारी बातें वो उसके विरोध में स्वयं लिखे। जो सिफारिश किए, उस सिफारिश के विरोध में स्वयं उन्होंने लिख के और वहां दस्तखत कर दिया, और वो संसद में उसमें बहस नहीं हो सकी और वो कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। अब आप बताइए, ओबीसी पढ़ नहीं पाया। मनु का जब विधान था तो ओबीसी कल का शूद्र ही आज का ओबीसी है। अरे पंडित तुलसीदास दुबे जी ने तो रामचरितमानस में ही लिख दिया, उत्तरकांड में, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये तो अभी ये जो जातियां हैं, तेली है, कुम्हार है, सुपच है, किरात है, कलार है, इन जातियों को आप पूछें कि आप वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, नहीं है, क्षत्रिय है, नहीं है, वैश्य है, नहीं है, तो चौथा वर्ण शूद्र है। तो शूद्रों में भी हम अधम हैं। आप पढ़िए उसको, पूरा देश और दुनिया उसको पढ़ रहा है। जी जी जी, दरअसल क्या है, जो जितने ऐसी जो व्यवस्थाएं थी, बाबा साहब ने जो कर सकते थे, वो एक स्तर से भी कहीं ऊपर जाके वो ओबीसी के लिए किए हैं। और ओबीसी के लोगों को बाबा साहब का जो वॉल्यूम है, जो अभी कई खंडों में प्रकाशित है, उसको पढ़ें, बाबा साहब की स्पीच को सुने, उनके कार्यों को सुने, जो संविधान सभा के अंदर जो चर्चाएं हुई हैं उनको देखें। और ये जो भी बाबा साहब ने आज किया, उसके पीछे साहू जी महाराज का जो उपकार है, वो बाबा साहब जीवन भर नहीं भूले। साहू जी महाराज ने जो बाबा साहब के लिए किया था, उसको जितना ज्यादा वो पिछड़े वर्ग के लोगों को दे सकते थे, उन्होंने किया। वो उनको महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो संत कबीर को अपना गुरु माने, महात्मा ज्योतिराव फूले जी को अपना गुरु माने, साहू जी महाराज से तो उनकी मित्रता थी। और इस तरीके से ये सारा मामला है। ओबीसी को, बाबा साहब को जाने बिना इस देश में संवैधानिक अधिकार संख्या के अनुपात में हासिल करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए मैं ओबीसी के समस्त भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप बाबा साहब को जाने, उनको पढ़ें, उनके बताए गए रास्ते पे आप चलने की कोशिश करें, छानबीन करें। उनके समय समय पे दिए गए जो ऐतिहासिक भाषण है, स्पीच है, उसको आप सुने। बाबा साहब को अगर आपने पढ़ लिया, बाबा साहब को अगर आपने सुन लिया, बाबा साहब के कार्यों की आप अगर समीक्षा करने लायक आप का मनोमस्तिष्क का विकास हो चुका है, तो आप इस देश में अपने साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उपकार कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी जी, जैसे अपने ओबीसी की बार बार बात करें कि मतलब ओबीसी को ये कुछ दिया, मतलब सब कुछ, क्या ओबीसी इस बारे में जानते हैं? कितने % भारत में ओबीसी इस बात को जानते हैं? इसके बारे में क्या 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 कहना चाहेंगे आप? जी, अभी हम ज्यादा धीरे धीरे बाबा साहब के बारे में पूरे देश में ओबीसी के अंदर जानकारी जा रही है। बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अनेक जो सामाजिक संगठन हैं, उनके माध्यम से भी बाबा साहब के बारे में लोगों के अंदर ये जानकारी जा रही है। पर जिस पैमाने पे ये फैलना चाहिए वो अभी भी बहुत कम है, अपर्याप्त है। बाबा साहब के लिखे जो किताब है, जो भारत में पढ़े लिखे लोगों के हाथ में अभी तक आ जाना चाहिए, वो भी बहुत अपर्याप्त है, बहुत कम है। पर अब ये जो दशक है, अभी का जो दौर है, साइबर युग है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देश भर में एक दूसरे को जो बताया जा रहा है,
उनको दिखाया जा रहा है, इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और अभी आप देखें दुनिया में अगर आप छानबीन करें 24 घंटे में, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर किसी एक युग पुरुष के ऊपर बात होता है तो वो कोई और नहीं, महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। पर जो सामाजिक न्याय के विरोध में है, जो राजनीतिक न्याय के विरोध में है, जो आर्थिक न्याय के विरोध में है, जो भाषा व संस्कृति से विद्वेष रखते हैं, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि इस देश के असल वासिंदों के वंशज कौन हैं और इस देश में समय समय पे आक्रमण करके आए हुए लोग कौन हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे पहला हमलावर इतिहास और दुनिया में पढ़ाया जाता है कि आर्य भारत का पहला हमलावर है, दूसरा यवन है, तीसरा कुषाण है, शक है, सीथियन है, आभीर है, हूण है, मंगोल है, मुगल है, फिर डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज को तो ये तो बहुत हाल फिलहाल की बात है, 100-200 साल के अंदर ये तो लगभग भारतीयों को पता है। तो इस देश में जो समय समय पे हमला हुआ है, भयंकर नरसंहार हुए हैं, उसमें कौन लोग आए, कहाँ आए, क्या एक हमलावर दूसरे हमलावर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया या उनके वंशज बच गए, आज भी क्या वो भारत में है तो वो किस रूप में है, ये तो दुनिया के इतिहासकारों का एक कौतूहल भारत के ऊपर बना हुआ है। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि भारत में आधा से ज्यादा संख्या रखने वाला, आधा से ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं, 1931 की जनगणना के आधार पे भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी। लगभग 36 करोड़ में पिछड़े जातियों का समझ, अंग्रेज लोग 1871 से जो जाति आधारित जनगणना भारत में शुरू किए, 1871 में हुआ, 1881 में हुआ, 1891 में हुआ, 1901 में हुआ, 1911 में हुआ, 1921 में हुआ और 1931 में हुआ, 41 में भी हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसको मान्यता नहीं मिली और 1951 आते आते भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया। तो ये जो 1931 का जो जनगणना है भारत में, वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेज लोग आखिरी बार पूरा दस्तावेजी सबूत के आधार पर भारत में हर जाति की गिनती किए, जाति आधारित गिनती थी। उस जाति आधारित गिनती के आंकड़ा में भारत में भारत का ओबीसी वर्ग 52% है, 52%। पर भारत में 1947 का जो विभीषका आया कि भारत पाकिस्तान के रूप में भारत से आधा जो टुकड़ा हो गया, भारत के विभाजन हो गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसमें 20% मुस्लिम पाकिस्तान गए, तो 100 थे, उसमें 20 चले गए, तो अब 80 रह गए। 80 का पैमाना जब हम 100 करेंगे तो अभी भारत में 62 से 65% अकेले पिछड़े वर्ग के भाइयों का संख्या है भारत में। भारत गांव का देश है और अभी भी हम जाति आधारित व्यवस्था में ही है। हमारा जन्म जाति के आधार पे हो रहा है, विवाह शादी जाति के अंदर हो रहा है। अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो जात के लोग ही हमारे मृतदेह का दाह संस्कार कर रहे हैं। वहां तक छुआछूत है कि नहीं हम दूसरे जात के हैं, ये मर गया, इसको हम खंदा देने को तैयार नहीं। हाँ, ये है कि जाति आधारित जो कार्य थे वो लगभग धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गए, पर जात अभी भी हम इंसानों के पीछे लगा हुआ है और दुनिया परेशान है कि जाति को एक जैसे देखने वाले लोग, एक जैसे दिखने वाले लोग ये पहचानते कैसे हैं। और बहुत अजीब बात है कि मैं आपको पूछूं कि आप कौन से जात के हैं, आप मुझे पूछें आप कौन से जात, अरे हम तो इंसान हैं, मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य, यही हमारी जात है। जी बस मनुष्य बनने आप किस जात के हो, ये जो मनोवृत्ति आ गया है, एक मनोरोग है। जाति और व्यवस्था का पालन एक मनोरोग है, इसको शैतानियत का रोग कह सकते हैं। आने वाले पीढ़ियां जरूर इसका उपचार करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी ये इसको शैतानियत का रोग भी कह सकते हैं। शैतान का दिमाग होता है इंसान में। जैसे मतलब अगर संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो संविधान का भी कहने का जिक्र आया कि संविधान में ये कुछ लिखा, तो संविधान के बारे में बोला जाता है, खासकर ओबीसी लोग समझते हैं या पंडित भी समझते हैं, बहुत सारे लोग विचार करते हैं, वो सिख भी मानते हैं इस बारे में बहुत सारे, कि संविधान जो है ना बाबा साहब ने नकल मार कर लिखा।
यानी कि नकल करके लिखा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलती है। तो क्या ये नकल का मारने का क्या चक्कर है इसके, मतलब उन्होंने नकल मार के लिखा या असलियत में क्या है इसके? जी भाई मेघराज सिंह जी, आपको हम बताना चाहते हैं, जब दुनिया के जो देश अभी भारत के साथ यूएनओ में 193 देश हैं, बाकी 196 देश हैं और बाकी टेरिटरीज हैं, जी सबको मिलाकर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला विकास भारत में हुआ। जब लोग जी पेड़ के पत्ते से अपने तन को ढकते थे, कच्चे मांस खाते थे, पेड़ों की टहनियों में रहते थे, तो भारत में बड़े बड़े किले थे, महल थे, दुर्ग थे। ऐसे विकसित देश को तबाह बर्बाद किया गया। यहाँ की जानकारी दुनिया में फैली। अगर बाद में आक्रांताओं के कारण, भयंकर युद्ध के कारण, गुलामी के कारण हमारे लोगों का पतन हुआ और बाद में हमारे लोग जागे और बाबा साहब जब दुनिया के अंदर गए तो भारत से गई हुई जानकारी को ही फिर से भारत में लाए। जी ये नकल नहीं मारा गया, दुनिया ने भारत का नकल मारा है, भारत किसी जी का नकल नहीं मारा। इसके सबूत हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ है 1921-22 में, जो गुलाम भारत में अंग्रेजों ने कराया, वैसा शहर तो अभी भी भारत में नहीं बन पाया और दुनिया में भी शायद नहीं बन पाया कि जी जी 5000 साल पूर्व पूरे पक्के मकान थे, कई मंजिला भवन थी, पक्के नाली का निर्माण था, स्नानागार था, क्या नहीं है वहां पे। हालांकि जी आज वो पाकिस्तान में, हम भारतीय वहां पे जा नहीं पाते हैं। काश पाकिस्तान का बंटवारा के रूप में पाकिस्तान अलग नहीं होता तो आज हम भारतीयों का सीना उसे देखकर कितना गर्व से ऊंचा होता। जी और आपने एक बड़ा बात कहा कि भारत का संविधान क्या नकल मार के बनाया गया? बिल्कुल जी नहीं। भारत का संविधान भारत के मूल भावनाओं पे तैयार किया गया है और जी भारत के संविधान को अकेले बाबा साहब ने नहीं, संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसमें प्रथम जो चुनाव में सदस्य आए थे 389 सदस्य थे। बाद में पाकिस्तान का बंटवारा के रूप में अलग होने के कारण आखिरी जो संविधान का जो मसौदा है उसमें आखिरी दस्तखत 282 लोगों के ऊपर, उसमें सब सदस्यों का दस्तखत है। 292 सदस्य आखिरी तक रहे थे संविधान सभा में। जी बहुत जी बड़ा प्रक्रिया से भारत का संविधान गुजरा है। और जी ये जो लोग ये दुष्प्रचार करते हैं कि भारत के संविधान को अमेरिका, इंग्लैंड और कई देशों के संविधान को पढ़कर नकल मार के बनाया गया, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप भारत के प्राचीन धरोहर, भारत का दुनिया के अंदर जो विख्यात नाम है, भारत बौद्धों का देश रहा है। आपको पता है कि मौर्य काल में भारत में 100 में 95 से ज्यादा लोग बौद्ध थे। बौद्ध कौन है? विश्व में सबसे ज्यादा ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, तर्क और तथ्य के लिए अगर कोई कार्य करता है तो बौद्ध है। आप उस समय के किले, महल, दुर्ग, गुफा और ऐसे बुद्ध विहारों को देखिए। अभी कई मंदिर खुदाई हो रहा है, उसके नीचे बौद्धों का पूरा अवशेष पड़ा हुआ है। तो ऐसे महान विरासत हमारे पुरखों ने इस देश में हम वर्तमान भारतीयों के हाथ में सौंपा है, इसका जी हमें गर्व है। और भारत का संविधान मूलतः भारत के मूल संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली, ज्ञान, विज्ञान, तर्क और तथ्य पे आधारित भारत का संविधान हमारे महान पुरखों ने बनाया है। इसके जी ऊपर भी भारत के बच्चे बच्चे को गर्व करना चाहिए। जी 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 लास्ट सवाल करूंगा मैं, दो सवाल एक साथ कर देता हूँ। देखो ओबीसी, अगर इसके बारे में, ओबीसी के ऊपर जो बाबा साहब के परोपकार हैं, ओबीसी कैसे मतलब उसको किस्तों में उतार सकती है, मतलब ये कैसे उनको अपने दिमाग के अंदर उतार सकती है, कैसे उनको लागू कर सकती है जिंदगी में? दूसरी बात, अपने ओबीसी अपना सुधार कैसे करेगी ताकि ये आने वाले वक्त में जो है, क्योंकि आने वाला वक्त ओबीसी का होगा भारत में, और ये राज पार्टी हम देखना चाहते हैं कि राज करने वाले लोग हों जो भारत में। अगर ये इतने जनसंख्या की जैसे बता रहे थे आप 65% के तकरीबन है, तो राज तो यहाँ पर 3% वाले कर रहे हैं और ओबीसी ऐसे घूम रहा है। जो राज तो ओबीसी का होना चाहिए था भारत में। तो ये अपने राज को कैसे हासिल कर सकते हैं और बाबा साहब के परोपकार को कैसे मतलब उसको कैसे मतलब महसूस कर सकते हैं, कैसे उसका जो कर्ज दे सकते हैं? जी जी ओबीसी के अंदर 3743 जातियों को और हर जी जाति के अंदर 50 सैकड़ों उपजातियों को, ओबीसी के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, हित चिंतक हैं, इतिहासकार हैं और जो कार्यपालिका की व्यवस्था में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस, आईआरएस
कम ज्यादा जहां भी हैं, उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में अब जाति की व्यवस्था नहीं रही, वर्ग की व्यवस्था है। हम सिर्फ ओबीसी हैं। हमारा जो भी कम ज्यादा आज हमें अधिकार मिले हैं वो ओबीसी के नाम पे मिले हैं, ना ही जाति के नाम पे मिले, ना हिंदू के नाम पे मिले। हमारा संवैधानिक अधिकार ओबीसी के नाम पे सुरक्षित है। अभी किसी भी ओबीसी के क्लास 1 अधिकारी से आप पूछें कि आप ओबीसी हैं? जी ओबीसी। आपका शिक्षा किस आधार पे मिला? ओबीसी के नाम पे मिला। आपकी नौकरी किस कैटेगरी में लगी? ओबीसी के नाम पे लगा। आपका प्रमोशन अगर होगा तो किस कैटेगरी में होगा? हिंदू के नाम पे होगा कि ओबीसी के नाम पे होगा? तो ओबीसी के नाम पे होगा। राजनीतिक सुरक्षा की बात हो रही है, राजनीतिक आरक्षण विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद समस्त क्षेत्रों में अगर होगा तो ओबीसी के नाम पे आपको मिलेगा कि हिंदू के नाम पे मिलेगा? तो ओबीसी के नाम पे मिलेगा। तो मैं ओबीसी के भाइयों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम ओबीसी हैं, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन इस देश में आधा से ज्यादा संख्या रखने वाला ओबीसी वर्ग है। वो जब तक खुशहाल नहीं होगा, जब तक जानकार नहीं होगा, जब तक वो लोकतंत्र और संविधान को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत में ये जो मारा मारी है, अफरा तफरी का माहौल है। कुछ षड्यंत्रकारी ओबीसी अबोध है, अनजान है, सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, उनको मिसगाइड कर दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। जाना हमें दिल्ली है, वो हमें तमिलनाडु भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसी जो भी संगति है, ऐसे जो मानसिक षड्यंत्र है, उसको ओबीसी के लोग समझकर, बाबा साहब ओबीसी के लिए जो किए हैं वो बहुत बड़ा उपकार उनका है। फिर कभी ऐसा मौका आएगा, मैं हर एक बातों के लिए इतना कम समय में बाबा साहब के किए गए कार्य ओबीसी की प्रति जो है उसे इतना कम समय में कहना बहुत कठिन है। पर उसको भाई जो ओबीसी के लोग हैं वो बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब की जीवनी को पढ़ें, बाबा साहब के लिखे पूरे वांग्मय जो 22-23 खंड में अभी तक प्रकाशित भारत सरकार समाज कल्याण मंत्रालय प्रकाशित किया, उसको आप पढ़ें। आपको जब आप पढ़ेंगे आप अपना उपकार तो करेंगे, आप, मैं निश्चित मानता हूं कि जो भी इन कार्यों में लगेंगे वो भारत में अमन चैन खुशहाली में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये समाज में आने वाले समय में उनका मूल्यांकन जरूर होगा। जी। बस मैं लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ ओबीसी की, खास करके जो ओबीसी क्या पूरे भारतवासियों को, खासकर मूल्यवासियों को, अगर ओबीसी इसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी राज कर पाएंगे। अगर ओबीसी के लोग जुबान के कच्चे, ईमान के कच्चे और वक्त के कच्चे रहेंगे तो ना तो कभी राज कर पाएंगे, ना ही वो कभी आजाद हो पाएंगे। अगर ओबीसी के लोग जुबान के पक्के, ईमान के पक्के और वक्त के पक्के होंगे तो राज भी करेंगे और खुशहाल ही रह पाएंगे। तो संतोष साहू जी, आपने हमें टाइम दिया इसके लिए, और बाबा साहब के जो परोपकार है उन्होंने, उनके बारे में जो आपने जानकारी दी, इसके लिए स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही नए ज्वलंत मुद्दों के ऊपर या नए से नए मुद्दे पर बात करते रहेंगे। तो आज के लिए 1 मिनट मैं आपका लेना चाहता हूं अंत में जी कि महामानव, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ओबीसी के ऊपर जो हम लोग अभी चर्चा किए, मैं आपके माध्यम से वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि आज भारत में आर्टिकल 340 को आधार बनाकर, चाहे एंकर आयोग हो, चाहे काका साहब कालेलकर आयोग हो, या माननीय विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जी के 5 सदस्यीय टीम का जो मंडल आयोग हो, इनके अथक प्रयास से आज जो भी कम ज्यादा प्रगति ओबीसी समाज में दिखाई पड़ रहा है, इसके जड़ में कोई और नहीं, महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इस बात को ओबीसी के भाई जरूर छानबीन करेंगे, इसको पढ़ेंगे और हर ओबीसी एक दूसरे ओबीसी को बाबा साहब के किए कार्यों की जानकारी देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरना जुड़े आने वाला वक्त में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।